प्रिय विद्यार्थियों, हमारा सेकंड पेपर गद्य की विधाएं आपका जो दूसरी पाठ्य पुस्तक है कहानी के बाद में, इसके बारे में हम जानेंगे कि किस प्रकार की विधाएं आपकी पाठ्य पुस्तक में शामिल की गई है। किन प्रकार की गद्य रचनाएं, वैसे तो गद्य कहानी का भी एक स्वरूप है। आपके रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रावृत्त, रिपोर्टाज, ये सारी ही गद्य की विधाएं हैं। गद्य की विधाओं में कोई भी लेखक अपनी अभिव्यक्ति को जो प्रकट करता है लेखन शैली के रूप में, तो वह गद्य की अवस्था थी, उसमें रागात्मकता का कोई संबंध नहीं होता। हम ये कह सकते हैं कि उस गद्य का जो रूप है वो आम आदमी या आम पाठकों से जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि कहानी को हम पढ़ें तो कहानी को पढ़ते ही हमें उसमें नए रागात्मकता का संबंध नहीं होता है, किंतु उसे एक बोलचाल की भाषा का पता चलता है और वह शीघ्र ही हमारी समझ के पास होती है। तो इसलिए गद्य की विधाओं में हमारे जितने भी गद्यकार हैं उनसे सभी प्रकार की, यानी डायरी भी एक विधा है, रिपोर्टाज भी एक विधा है, यात्रावृत्त भी विधा है, आत्मस्मरण भी विधा है। तो सभी विषयों के ऊपर हमारे गद्यकारों ने लिखा है। हमारी पाठ्य पुस्तक में जो जो संकलित है, जिनको शामिल किया गया, उनके बारे में मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ये सभी चीजें हमारी ये 6 अध्याय है। सेकंड ये पाठ्य पुस्तक दूसरी है जिसका नाम है गद्य की विधाएं। इनमें 6 आपके पाठ हैं, उन पाठों को शामिल किया गया है। तो सबसे पहले हम ठिठुरता व गणतंत्र, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। यह हरिशंकर परसाई जी एक व्यंग्यकार हैं। ये ठिठुरता व गणतंत्र जो है, ये इस पाठ में उन्होंने देश में व्याप्त भ्रष्टाचार के ऊपर, भ्रष्टाचार एवं देश में हो रहे अन्याय का विरोध किया है। और ये बताया गया है कि हम, पहला पाठ में ये बताया गया है कि हमारा जो देश है वो राजनेताओं के भेंट चढ़ चुका है। भ्रष्टाचार पनपता जा रहा है, देश में जो रहे अन्याय का विरोध किया गया है, यानी अमेरिका के दबाव में, अमेरिका के दबाव में फैसले लिए जाते हैं। क्योंकि अमेरिका हमारा सबसे बड़ा एक मददगार के रूप में उपस्थित हुआ है, तो हम अमेरिका की तरफ मुंह फाड़े रखते हैं, देखते रहते हैं। तो अमेरिका, हम आत्मनिर्भर नहीं बन रहे हैं, आत्मनिर्भर नहीं बन रहे हैं, बल्कि किसी पर निर्भर बन रहे हैं। ये हमारा ठिठुरता, यानी समाज में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, कोई बदलाव नहीं हो रहा है। ये इस ठिठुरता गणतंत्र व्यंग्य है। ये चुभती हुई बातें हैं जो इसमें बताता है। एक तो अमेरिका के दबाव में, और दूसरा है देश में गरीबी, बेरोजगारी पर कोई बात नहीं करता, केवल क्रांति की बात करता है, परिवर्तन की बात करता है। लेकिन जो हमारे देश में सबसे बड़ी गरीबी और बेरोजगारी है, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। हमारे देश के फैसले वो दूसरे देश लेते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठिठुरता व गणतंत्र यही व्यंग्य करता है कि हमारा अपना देश है, हमें निर्णय करने का अधिकार है। ठिठुरता व गणतंत्र का मतलब आज भी हम भयभीत, डर रहे हैं। जैसे गणतंत्र पे हल्की हल्की कपकपी सर्दी रहती है ना, और उस समय हमारा शरीर थोड़ा थोड़ा कांपता है, तो हम भयभीत रहते हैं, हम किसी तरह से निर्णय नहीं कर पाते किसी चीज के ऊपर। इसलिए कवि ने इसके ऊपर, हरिशंकर परसाई जी ने व्यंग्य किया है, क्योंकि हरिशंकर परसाई जी बड़े ही व्यंग्यकार थे और उन्होंने देश की अवस्थाओं पर
देश की राजनीति पर, भ्रष्टाचार पर, इन सब पर इन्होंने अपनी बात सामने रखी है। हरिशंकर प्रसाद जी का ये पाठ आप पाठ्य पुस्तक पर पढ़ोगे कि किस तरह से भारत के फैसले, भारत का निर्णय, भारत के भाग्य विधाता स्वयं दूसरे देश के जो बड़े बड़े देश हैं, जो छोटे देशों के भाग्य निर्माता बनते जा रहे हैं। तो कवि ने यहाँ कहा है, या लेखक ने कहा है कि भाई हमें आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है। साथ ही साथ हमें बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा, इन सब पर बात करनी चाहिए। अमेरिका आत्मनिर्भर देश है, दूसरे देशों का वो शोषण करता है, हम भी उस शोषण की श्रेणी में आते जा रहे हैं, किंतु हमारे राजनेता किसी भी तरह की वो बात नहीं मानते। वो दलगत राजनीति में पड़े रहते हैं और दलगत राजनीति के कारण हमारे देश की जो जनता है वो गरीबी की चक्की में फिसती जाती है। ये व्यंग्य है। इस व्यंग्य को आप अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ेंगे। नाम है टिटूता व गणतंत्र, हरिशंकर प्रसाद जी। ठीक है, ये हमने पहले पाठ की विषय के संदर्भ में थोड़ा सा जाना। अब हम बात करते हैं हमारा दूसरा जो है अदम्य जीवन। इसकी जो लेखक हैं रिपोर्टाज के रूप में इसे लिखा है। रिपोर्टाज का मतलब क्या होता है? किसी चीज को हम जो देखते हैं और जब उस घटनाक्रम पर उपस्थित होते हैं, उस दृश्य को देखते हैं, हमारी आंखों के सामने वह परिदृश्य उपस्थित होता है, तो वो रिपोर्टाज। जैसे कि हमने देखा कोई घटना स्थल होती है और घटना स्थल पर पत्रकार पहुंच करके या मीडिया कर्मी पहुंच करके हमें तुरंत संचार के माध्यम से सूचना देते हैं, तो वो रिपोर्ट होती है, रिपोर्टाज। यानी उस अवस्था के बारे में, उस जगह के बारे में पुख्ता जानकारी देना ही रिपोर्टाज है। रिपोर्टाज में रिपोर्ट से बना है ये, यानी किसी चीज को या हम ये कह सकते हैं कि वहां की जो घटना घटी है या घट रही है, उस घटनाओं से हमें सीधा वो जोड़ने का काम करती है, वो रिपोर्टाज कहलाती है। रागे राघव ने अदम्य जीवन कहने का मतलब एक अपने ही एक प्रिय मित्र थे, उन प्रिय मित्र के गांव जाने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ और उस गांव का नाम था ढाका। ढाका बांग्लादेश में है। एक बार भयानक अकाल पड़ा। ढाका की मलमल प्रसिद्ध है, मलमल काफी प्रसिद्ध है। ढाका का नाम वैसे खूब फैला हुआ है, इसके कारण बड़े बड़े उद्योग धंधे वहां लगे हुए, किंतु भयंकर अकाल पड़ने के कारण एक गांव मलेरिया से या अन्य प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होकर के शमशान बन जाता है। सारे गांव में जगह जगह मौत का तांडव फंसा रहता है। कोई घर ऐसा नहीं होता है जिस घर में मृत्यु न हो। यानी वह ढाका के अंदर स्थित जो गांव है वो पूरी तरह से शमशान रूप में परिवर्तित हो जाता है। जहां हिंदू धर्म के लोग हैं वो अपने लोगों का अंतिम संस्कार कर नहीं पाते, इतनी लकड़ियां नहीं हो पाती, तो वो उनको नदी की धारा में प्रवाहित कर देते हैं। तो दूसरी तरफ मुसलमान लोग जो हैं किस तरह से बेचारे उस व्यवसाय से जुड़े रहते हैं, किंतु व्यवसाय उनका मंदिर पड़ जाता है, काम धंधा हो नहीं पाता और एक बीमारी भयानक रूप से उन्हें ग्रसित कर देती है। देखते ही देखते उनके प्रियजन मौत को प्राप्त हो रहे हैं, किंतु सरकार कोई उपाय नहीं कर पाती, न कोई टीम पहुंच पाती है। बहुत सारे लोग अकाल मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए इसमें देखा है कि बहुत सारे मुसलमानों में दफनाने का, या हम ये कह सकते हैं कि उन्हें गाड़ने का सिस्टम है, यानी उनको अंतिम संस्कार इस तरह से करते हैं कि जमीन को खोद करके फिर उसमें शव को रखा जाता है। अब इतने जगह, बहुत सारी जगह शव हो गए, तो एक शव के साथ में 2, 3, 4, 5, 8, 10 शवों को अंतिम संस्कार किया, क्योंकि जमीन ही कम पड़ गई और मरने वाले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे। तो इस प्रकार, लेकिन लोगों का हौसला जो था, लोगों का जो इस व्यवसाय से जुड़ा हुआ जो अदम्य साहस था, वो देखने योग्य था। लेखक जब जाता है निश्चित रूप से उसका हृदय बहुत दुखी होता है और सोचता है कि देखिए कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिस घर में मृत्यु न हुई हो, फिर भी ये लोग इस स्थान को, इस जगह को
ये छोड़ना नहीं चाहते। ये इनके पूर्वज यहाँ जन्मे थे, ये व्यवसाय से पूरी तरह से इसी से जुड़े हुए हैं, भला ये छोड़कर कैसे जाए। वो जीवन के प्रति एक जुझारू नीति अपनाते हैं, जीवन में एक संघर्ष करते हैं और संघर्ष करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। मलेरिया भयानक रूप से फैलता है, छोटी मोटी बीमारियां और हो जाती है। देखते ही देखते लोग एक शमशान घाट के रूप में, जब वो देखता है लेखक कि जगह 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 दूर दूर तक सब केवल मौतें ही मौतें पसरी हुई है, यानी कि जगह जगह जो पत्थर गाड़ करके जो व्यक्ति मरा उसके नाम पर पत्थर गाड़ दिया जाता है। तो देखा कि वो तो बहुत सारे हैं, हजारों की संख्या में वहां लोग मरे हैं और कईयों का तो परिवार का परिवार ही उजड़ गया। फिर भी उनका जो साहस है वो अदम्य है, वो अदम्य यानी साहस से भरा हुआ है। उनकी शक्ति आज भी दाग देने योग्य है, क्योंकि वो अपनी उस परंपरा को, उस रीति रिवाज को, उस धंधे को त्याग नहीं सके। आज मलमल के रूप में जो हम देखते हैं रेशमी वस्त्र, आज उन्हीं की देन है, ढाका वासियों की ही देन है। लेकिन आज वो परंपराएं, वो जो जगह हैं, वो पूरी तरह से नष्ट होती जा रही है। इससे बचाने की आवश्यकता है। सरकार को चाहिए कि ऐसी संस्थाओं को तैयार करके ऐसे ग्रामों को उजड़ होने से बचाए, उनकी रक्षा करे। ये जो रागे राघव है, इन्होंने एक रिपोर्टाज के रूप में बांग्लादेश के इस शहर ढाका के बारे में लिखा है। ढाका के एक छोटा सा ग्राम है, उसी ग्राम के जीवन जीने वाले बहादुर व्यक्तियों के जीवन के बारे में अपना परिचय दिया है, वो रिपोर्टाज के रूप में। जो उन्होंने देखा उसी के अनुरूप उसका वर्णन किया गया है। तो इस तरह से ये पूरा पाठ आप पढ़ोगे तो ऐसी अनुभूति होगी कि निश्चित रूप से ये एक दाग देने योग्य है, एक अच्छा संदर्भ है। रागे राघव ने उस गांव में जाकर के लोगों की हालचाल को जाना, उन्हें पहचाना, उनकी पीड़ाओं को जाना, जो सरकार की पहुंच से दूर था, लेकिन फिर भी उनकी रक्षा करना, उनके पुश्तैनी धंधों की रक्षा करना। वो व्यक्ति अपने आप में ही अदम्य साहस भर करके उसकी अपने पुश्तैनी धंधे की रक्षा कर पाते हैं। ये हम रिपोर्टाज में पढ़ेंगे, आप जो अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ोगे। अब हमारा है तीसरा जो चैप्टर होगा वो होगा बसंत के अग्रदूत। निराला है, ये एक संस्मरण है और इसे लिखने वाले हैं अज्ञे हैं, प्रयोगवादी कवि माने जाते हैं। इन्होंने संस्मरण लिखा है निराला के संदर्भ में। कहते हैं निराला बड़े ही विचित्र व्यक्ति थे, लेकिन हिंदी साहित्य के छायावाद में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। निराला का व्यक्तित्व अपने आप में निराला था, यानी अपने घर आए मेहमानों को किस तरह से स्वागत किया जाता है, किस तरह से आदर सत्कार किया जाता है। वो हिंदी साहित्य में एक बसंत के अग्रदूत बनकर आए थे। एक नई विचारधारा, एक नई परंपरा, एक नया विषय लेकर के हिंदी साहित्य में उपस्थित हुए थे। तो अज्ञे को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वो निराला के संपर्क में जाकर के, वो अपने मित्र के साथ में जाकर के निराला से संपर्क साधा। निराला का जब जीवन चरित्र देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना हष्ट पुष्ट शरीर वाला व्यक्ति जो स्वयं भोजन बनाता है, स्वयं ही सारे अपने नित्य क्रम में लगा रहता है और दूसरों की सेवा से भी वो वंचित नहीं रहता है। उसका अपना पैसा जो कुछ भी पुरस्कार के रूप में उसे प्राप्त होता है वो दूसरों को वितरित कर देता है, दूसरों की सेवा में समर्पित कर देता है और दूसरों की सेवा ही अपना धर्म समझता है। ऐसे थे निराला जी, जिन्होंने अपनी अंतरात्मा से, अपने जीवन चरित्र से सबको प्रभावित किया है। हमारे प्रयोगवादी कवि अज्ञे को भी एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसी सौभाग्य को उन्होंने संस्मरण रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि किस तरह से निराला का एक सरल, स्वाभाविक और ऐसा चरित्र था जिसे देखकर बड़ा आश्चर्य होता है। निराला एक ऐसे व्यक्ति थे जो साहित्य के स्थान में, साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। छायावाद के एक आधार स्तंभ भी माने जाते हैं
और इन्होंने जो तुलसीदास के ऊपर अपनी रचनाएं लिखी हैं, यानी संसार का सबसे बड़ा शोक गीत सरोज स्मृति इन्होंने लिखा है। बहुत सारी रचनाएं हैं। उन रचनाओं को पढ़ करके अज्ञे भी अभिभूत हो गए। तो उन्होंने एक संस्मरण के रूप में निराला से मिलने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ और निराला से किस प्रकार की बातें हुई, किस प्रकार निराला उन्हें बैठा करके आदर सत्कार करते हैं, उनके आदर सत्कार में भी तिरस्कार नहीं बल्कि एक अपनापन है, एक कठोरता है। कठोरता में जिस तरह से नारियल होता है, बाहर से कठोर अंदर से कोमल, इसी तरह से निराला का चरित्र था। इसी चरित्र को उन्होंने संस्मरण रूप में हमारे सामने रखा है। निराला साहित्य में एक बसंत के अग्रदूत बनकर आए थे, ये वास्तविक सत्य है, क्योंकि उन्होंने मानवीय संवेदनाओं को पहचाना और उन्होंने समाज की उस धड़कन को जाना। यानी हमारा जो साहित्य है, उस साहित्य को गति देने का काम निराला ने किया। संस्मरण अज्ञे ने लिखा है इनके संदर्भ में, जो निराला के संपूर्ण जीवनी को व्यक्त करती है कि निराला का जीवन कैसा था, किस प्रकार का था, उनका व्यवहार दूसरे व्यक्तियों के प्रति किस प्रकार के था। ये हम संस्मरण के माध्यम से पढ़ेंगे। ये अज्ञे द्वारा लिखित है। अगला हमारा जो पाठ है वह है चौथा, ठेले पर हिमालय। इसकी जो लेखक है वह है धर्मवीर भारती और यात्रा वृत्त है। इस यात्रा वृत्त में उन्होंने हिमालय की प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ बड़े बड़े शहरों में व्याप्त बड़े बड़े मंजिले जो मकान हैं, जो आकाश को छूने वाले मर्म स्पर्शी, या हम ये कह सकते हैं आकाश स्पर्शी जो भवन हैं, इन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कोई हिमालय हो। एक ठेले पर जब एक बर्फ की सिल्ली जब जा रही थी तो उनकी नजर उस पर पड़ी। उस पर पड़ते ही उन्हें हिमालय की उस क्षेत्र की या इस हिमालय की उस तलहटी की याद आ गई, जहां पर उन्होंने उस हिमालय की विशालता के दर्शन किए थे। कितना बड़ा वो हिमालय था, जिसकी जो पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ था और बड़ा ही अभिभूत वो दृश्य था। प्रकृति अपने आप में इतनी सुंदर और मनभावन प्रतीत हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे जन्नत हो। इस प्रकार से धर्मवीर भारती ने उसी यात्रा वृत्त को, जो हिमालय की उन्होंने यात्रा की थी, उसी यात्रा वृत्त को आधार बना करके अपने शब्दों में धर्मवीर भारती ने व्यक्त किया है। नदियों का कोलाहल, वृक्षों की सुंदरता, मखमली बिछी हुई घास, बादलों के छोटे छोटे समूह हैं और फूलों की मधुरता, सुंदरता, पक्षियों को कूकना, ये सभी दृश्य मन को आकर्षित करते हैं, प्रकृति से जुड़ाव पैदा करते हैं। तो धर्मवीर भारती ने अपनी यात्रा के दौरान इस ठेले पर हिमालय के माध्यम से प्रकृति के प्रति अपना एक गहरा नाता, एक गहरा संबंध और साथ ही साथ आम आदमियों के मन में भी उस प्राकृतिक दृश्य को उपस्थित करने का ये काम यात्रा वृत्त रचना के माध्यम से इन्होंने किया है, जो अपने आप में अनूठा है। क्योंकि ये जब यात्रा कर रहे थे उबड़ खाबड़ रास्तों पे, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में वैसे सड़कों का अभाव होता है, न वहां कोई बहुत बड़ी प्रदूषण का कोई बड़ा नाम नहीं होता, शुद्ध वातावरण होता है। प्रकृति अपने आप में वास्तविक रूप से प्रकृति का आनंद इसी क्षेत्र में लिया जा सकता है। हिमालय अपने आप में हमारी देश की शान है, हमारे देश का मस्तक है। स्वयं धर्मवीर भारती जी ने माना है कि वास्तव में वह मस्तक किससे ढका हुआ है? बर्फ से। जब वो बर्फ की सीली को देखते हैं, उस बर्फ की उस मोटी सीली को देख करके उन्हें हिमालय की उस पहाड़ की स्मृति हो आती है, जिसे वो यात्रा वृत्त रूप में प्रकट करते हैं। हम पाठ्य पुस्तक के माध्यम से पढ़ेंगे कि इस यात्रावत में किन किन लोगों से वो मिले, क्या संपर्क हुआ, किस तरह के वहां का रहन सहन, खान पान, आचार विचार के संबंध में उन्होंने अपने विचार रखे हैं। वह है यात्रा वृत्त। अगला हमारे गर्दिश के दिन, इसके लेखक है गुलशेर अहमद सानी। ये आत्मवृत्त है, जिसे हम आत्मकथा भी कह सकते हैं। गर्दिश के दिन से तात्पर्य है कि जब
गुलशेर अहमद सानी अपने पिता के साथ में रहते थे, तो उस समय उनके सामने बहुत सारी कठिनाइयां आई, बहुत सारे समय उनके सामने उपस्थित हुआ जो बुरे दिन, गर्दिश का मतलब होता है बुरे दिन, जिन्हें हम कभी जीवन में भूल नहीं सकते। वह हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाता है, आत्मवृत्त यानी आत्मा से जुड़ जाता है। क्योंकि बुरे दिन, अच्छे दिन तो फिर भी हम भूल जाते हैं, लेकिन बुरे दिन व्यक्ति कभी नहीं भूलता। बुरी स्मृतियां हमारे मन में, हमारी स्मरण में सदैव विद्यमान रहती है। तो गुलशेर अहमद सानी ने अपने जीवन में घटित उन बुरी घटनाओं का, उन बुरे उल्लेखों का उल्लेख इस पाठ्य पुस्तक के माध्यम से इस किया है। गर्दिश के दिन जब वो पढ़ते थे, जब वो अध्ययन करते थे, तो अध्ययन के दौरान कौन कौन सी समस्याएं थी जो उनके सामने उपस्थित हुई, कौन कौन से ऐसे सामाजिक सरोकार थे जो उनकी उस विकास प्रक्रिया में बाधक थे। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें हम गर्दिश के दिन इस पाठ में पढ़ेंगे जो अपनी पाठ्य पुस्तक में संकलित है। इसके अलावा सोना, सोना महादेवी वर्मा का एक रेखा चित्र है। रेखा चित्र से तात्पर्य क्या है कि रेखा चित्र से का मतलब होता है शब्दों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से किसी की हूबहू रूप का वर्णन करना। ये क्या है? रेखा चित्र, शब्दों के माध्यम से। जब किसी चीज का हूबहू वर्णन कर देते हैं तो वो रेखा चित्र पे, शब्द उसमें महत्वपूर्ण होते हैं। रेखा चित्र यानी शब्द ही, जैसे कि महादेवी वर्मा ने रेखा चित्र गोरा में खींचा था। गोरा उनकी एक रेखा चित्र था, उसी में इसी के माध्यम से ये सोना, क्योंकि महादेवी वर्मा को पशु पक्षियों से विशेष प्रेम था। सोना एक हिरणी का नाम है। ये क्या है? एक हिरणी है, एक हिरण है, हम ये कह सकते हैं, जो उनके जन्मदिन के अवसर पर किसी ने उसे भेंट किया था। उस सोना ने जितने भी नौकर चाकर थे, जितने भी दूध दोहने वाले थे, जितने भी पशु पक्षी थे, सबको अपनी ओर आकर्षित कर लिया। सोना की उछल कूद देख करके लोग अभिभूत हो जाते थे। सोना एक परिवार का हिस्सा बनकर रह गई थी। महादेवी वर्मा के आसपास जब वो रहती तो वो निश्चित रूप से खूब उछल कूद करती, किंतु एक बार ऐसा अवसर हुआ कि महादेवी वर्मा को कहीं बाहर जाना पड़ा और कुछ समय के लिए वो बाहर अब सोना बड़ी हो चुकी थी, तरह तरह की कुल्हाड़ियां मारना, दौड़ना, उतना कोई ध्यान नहीं रख पाया। एक दिन गले में रस्सी बंधी हुई थी, दीवार को फांदते समय वह सिर के बल गिरी। उसी समय उसने अपने प्राण त्याग दिए। तब महादेवी वर्मा ने यह संकल्प किया था कि वो अब कोई हिरण नहीं पालेगा, लेकिन पशु पक्षियों के प्रति उस प्रेम को वो भुला नहीं सकती। उनका जो प्रेम है सब पशु पक्षियों के प्रति रहा है। सोना भी उनमें थी, और सोना के बारे में उन्होंने कहा है कि वह बिल्कुल एकदम स्वर्ण की भांति, स्वर्ण मर्गी की भांति सबको अपनी ओर आकर्षित करती थी। अपने कानों से, अपनी आंखों से, अपनी चाल से सबको आकर्षित करने का काम वह सोना करती थी। लेकिन एक दुर्भाग्य है कि वही सोना उसकी अनुपस्थिति में महादेवी वर्मा की वह बहुत ही चाहने वाली, बहुत ही लगाव रखने वाली, जब अपनी मालिका को नहीं पाती है वो, तो वह इधर उधर ढूंढती है, बेचैन हो उठती है। उसकी बेचैनी इतनी बढ़ जाती है कि वह एक दीवार फांदने के दौरान वह गिर पड़ती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यह दुखद समाचार जब महादेवी वर्मा को मिलता है तो वह बहुत दुखी होती है और ये सोचती है कि सोना, मेरी अनुपस्थिति में सोना ने अपने प्राण त्याग दिए। निश्चित रूप से ये बहुत ही दुख का विषय है, लेकिन पशु पक्षियों के प्रति हमारे मन में, सभी जीवों के प्रति एक भाव होना चाहिए। रेखा चित्र के माध्यम से महादेवी वर्मा ने इसे उस
हिरण्य के बारे में लिखा है। ये संपूर्ण जितने भी हमारे पाठ्यक्रम है, ये हमारे सेकंड पेपर का ये दूसरी पाठ्य पुस्तक है जिसका नाम है गद्य की विधाएं। इन्हीं विधाओं में 6 विधाओं को शामिल किया गया है, जिसमें एक व्यंग्य विधा है, दूसरी रिपोर्टाज विधा है, तीसरी संस्मरण विधा है, चौथी यात्रावृत्त विधा है, 5वीं आत्मवृत्त विधा है और 6ठी रेखाचित्र विधा है। इन 6 विधाओं को गद्य साहित्य में शामिल किया गया है। कई बार परीक्षाओं में संस्मरण, रेखाचित्र या व्यंग्य, यात्रावृत्त के बारे में पूछ लिया जाता है, तो आपको इनके बारे में जानने की आवश्यकता है। व्यंग्य क्या होता है, व्यंग्य में किस चीज का विधान होता है, ये व्यंग्य क्यों किया जाता है, इन संदर्भ में, क्योंकि ये सब चीजें आप अपनी पाठ्य पुस्तक में भी पढ़ोगे तो इनकी संक्षिप्त जानकारी उसमें भी आपको मिलेगी। ये जितना भी हमारे पाठ है विभिन्न प्रकार की विधाओं से मिलकर के, गद्य विधाओं से मिलकर के एक पाठ्य पुस्तक का एक संकलन किया है जिसका नाम गद्य की विधाएं है। इस पाठ्य पुस्तक का नाम, हमारा ये सेकंड पेपर है बीए पार्ट फर्स्ट का, इसलिए विद्यार्थियों आपको ये सभी जितनी भी चीजें हैं इनको आपको पढ़ना है, क्योंकि इन पर हरिशंकर जैसे क्वेश्चन पूछता है कि ठिठुरता व गणतंत्र पर हरिशंकर जी की व्यंग्य इस निबंध पर विचार लिखिए, इस तरह के पूछे जाते हैं। अगर आपने ये पाठ पढ़ा होगा तो निश्चित रूप से इसका उत्तर आप सही दे सकते हो कि भाई इसमें किस हमारे राजनीतिक गणतंत्र के बारे में, राजनीतिक देश के बारे में जो फैसले लिए जाते हैं राजनेताओं द्वारा, वो फैसले अमेरिका जैसे बड़े देश के दबाव में लिए जाते हैं। हम अपने भाग्य का निर्माता कब बनेंगे, हमारा देश आत्मनिर्भर कब बनेगा, हम कब तक भयभीत रहेंगे, हम विकास की प्रक्रिया को कैसे बढ़ाएंगे। तो हरिशंकर प्रसाद जी ने इस निबंध के माध्यम से एक राजनीतिक, दलगत राजनीति को उजागर किया है और कहा है कि हमारे राजनेता वास्तविक रूप से देश की सेवा न करके वो केवल दलगत राजनीति में कुर्सी की दौड़ में लगे रहते हैं। उनका लक्ष्य केवल अपना राजनीतिक सत्ता हथियाना है, देश की रक्षा या देश को आत्मनिर्भर बनाना उनका कोई उद्देश्य नहीं होता। इसी उद्देश्य को बना करके व्यंग्य रूप में हरिशंकर प्रसाद जी ने इसे पाठ के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसका शीर्षक दिया ठिठुरता व गणतंत्र। ये एक तो माध्यम है, कोई गणतंत्र की यहाँ बात नहीं की गई है। गणतंत्र तो वह है जहां हमारा संविधान का कानून बना, जब हमारा देश जिस कानूनों के सहारे आगे बढ़ रहा है, जिसमें एक विधान है, जिसमें हमारे कर्तव्य के बारे में, हमारे दिशा बोध के बारे में बताया गया है। तो ये बात यहाँ नहीं की गई, केवल ये बात बताई गई कि हमारे वह राजनेता जो देश की निर्माण में अपना योगदान देते हैं, आखिर में वो कब इस देश की रक्षक में या रक्षा में अपने योगदान को साकार करेंगे। तो हरिशंकर प्रसाद ने इसे व्यंग्य के रूप में सामने रखा है। आप पाठ्य पुस्तक में जब पढ़ोगे, क्योंकि ज्यादा इतना नहीं है, छोटे पाठ हैं, आप आसानी से इनका अध्ययन कर सकते हो। आपकी स्मृति पर यह निर्भर है, क्योंकि वहां अलग अलग पॉइंटों के आधार पर आपको उत्तर देने होंगे। ये सभी प्रकार के जितने भी पाठ हैं, हमारे 6 पाठ, इन सभी पाठों का बारी बारी से हम अध्ययन करेंगे। किस तरह के क्वेश्चंस हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आज हमारी ये गद्य विधाएं की क्लास थी। ये सेकंड पेपर हमारा चल रहा था। इससे पूर्व हमने कहानियों के संदर्भ में बातचीत की और वो भी एक गद्य की विधा है, लेकिन इसमें कहानी विधा को शामिल नहीं किया गया, क्योंकि इसकी आपकी पाठ्य पुस्तक अपने आप में एक अलग पाठ्य पुस्तक है। तो देखिए, ये सभी जो विधाएं हैं, इन विधाओं के बारे में भी आपको पढ़ना होगा। और इसके साथ साथ गद्य में अनेक प्रकार की विधाएं हैं, जिसमें डायरी विधा भी है। डायरी विधा में क्या होता है
डायरी विधा में लेखक प्रतिदिन किसी विशिष्ट कार्य के संदर्भ में लिखता है। आज मैं अमुक व्यक्ति से मिला, वो बात हुई, जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है उसको डायरी विधा में लिखा जाता है। पुराने समय में ये विधा प्रचलित थी, लेकिन वर्तमान समय में हमारे पास में संचार के साधन होने के कारण डायरी विधा की ये जो स्थिति है वो बड़ी दयनीय है। अब कोई डायरी विधा नहीं लिखता, लेकिन निश्चित रूप से उस समय जो पुराने लोग थे अपनी दैनिक गतिविधियों का उसमें उल्लेख करते थे। इसलिए डायरी विधा एक गद्य की विधा थी जो काफी प्रसिद्ध रही है। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे बहुत सारे ऐसे साहित्यकार जिन्होंने इस डायरी विधा को गति दी, डायरी विधा को जीवित रखा, क्योंकि वो जीवन के महत्वपूर्ण पदों का वो उनमें कैद कर देते थे। तो इस प्रकार ये डायरी विधा हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, जिसमें कल्पना नहीं होती, जिसमें जीवन की वास्तविकता होती है, सच्चाई होती है, जबकि आप इनमें कहीं न कहीं काल्पनिकता का भाव होता है, बोध होता है, लेकिन इस डायरी विधा में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सारी विधाएं आप अध्ययन करें। निश्चित रूप से हमारी जो कालांश होगी इनके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज हमारी क्लास यहीं तक है। थैंक यू, धन्यवाद।